नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख और आप सबीना के साथ में वो पॉडकास्ट अब रोज़ाना देखने लगे हैं जिसमें हम आपसे जुड़े हुए मुद्दे लाते हैं। और आज मेरे साथ एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं या फिर यूं कहिए कि एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्हें हम भगवान का ही दर्जा देते हैं। आप डॉक्टर चंद्र गौड़ा हैं और आप कैंसर की बीमारी को न सिर्फ जानते हैं, समझते हैं, बल्कि कई जिंदगियों को एक नई जिंदगी यहाँ पर दी है। कई लोगों को मौत के मुंह से निकाल कर बाहर लाए हैं। वो कैंसर जिनसे अमूमन हम सब डरते हैं सर, उस कैंसर से आपने लड़ते हुए लोगों को वो जिंदगी दी है। सबसे पहले इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर, पहला सवाल यही है कि कैंसर के हम स्टेज तो समझते हैं, अब तो हर कोई जानता है, लेकिन क्या कैंसर से डरने की ज़रूरत है या कैंसर से लड़ने की ज़रूरत है? आपने बहुत ही अहम सवाल उठाया और इसमें से मैं कुछ आई वुड लाइक टू हाईलाइट समथिंग वेयर इन विच जो सब दर्शकों को मैं बोलता हूँ कैंसर से लड़ने की ज़रूरत है। क्योंकि कुछ कैंसर्स, बहुत सारे कैंसर्स आजकल की ज़माने में क्यूरेबल भी है और ट्रीटेबल भी है। कुछ ही चंद चुने जो कैंसर्स है जिसमें हमें अभी भी ज़्यादा हम क्योर नहीं पा रहे हैं। So lot of cancers we can cure because the advancement of treatment have made us reach to that level. डॉक्टर चंद्र गौड़ा, आपको लगता है कि जब किसी परिवार में ये मालूम चलता है कि आपके परिवार के किसी सदस्य को कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी है, तो उनका वो आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट जाता है, बिखर जाता है? क्या होना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए जब ये मालूम चले कि कोई कैंसर से पीड़ित है? जब भी फैमिली में कैंसर डायग्नोसिस होती है, आमतौर पर डेफिनेटली सारे हताश होंगे क्योंकि ये नाम सुनते ही सारे डर जाते हैं। बेसिकली सब कैंसर्स को एक बास्केट में नहीं चुनना चाहिए। आइडियली इसका आंसर्स आपको आपके कैंसर स्पेशलिस्ट देगा, क्योंकि पर्टिकुलर कैंसर है। फॉर एग्जांपल मैं ब्रेस्ट कैंसर की बात करूं, आजकल की ब्रेस्ट कैंसर की एडवांसमेंट्स इतना ज़्यादा है, तो इवन स्टेज 4 में हम बहुत सारे लोगों को लंबे समय तक कंट्रोल कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों को क्योर कर सकते हैं। तो सभी को एक ही बास्केट में ना गिने और आपकी ऑन्कोलॉजिस्ट को जाके कंसल्ट करें और वो ऑन्कोलॉजिस्ट को आपको स्टेज बाय स्टेज क्या क्योर रेट है, कैसे इसको अप्रोच करना है, वो सारे एक्सप्लेन करेंगे आपको। डॉक्टर चंद्र गौड़ा, वो कौन से शुरुआती लक्षण यहाँ पर होते हैं जो हर एक शख्स को आज की इस भागती दौड़ती रोज़मर्रा की ज़िंदगी में समझना चाहिए? वो कौन से शुरुआती लक्षण हैं जिन्हें देखकर पहले ही समझ जाना चाहिए कि खतरा सामने है और संभलने की ज़रूरत है? इसमें मैं जो सिम्टम्स मेल में और फीमेल में डिवाइड करना चाहूँगा और ये हैबिट से भी डिपेंड होती है। फॉर एग्जांपल अब अगर हम हेड एंड नेक कैंसर्स की बात करें, जो बहुत सारे गुटखा खाते हैं या स्मोकिंग करते हैं, डेफिनेटली ये नहीं करना चाहिए, डेफिनेटली स्टॉप करना चाहिए। जो अब अगर करते हैं ये हाई रिस्क पे है, उनमें कभी भी जो अल्सर्स ना हील हो रहे हो और नेक में गिल्टियाँ आ रही हों, इसको कभी भी यू शुड नॉट नेग्लेक्ट इट, इमीडिएटली शो टू एन ऑन्कोलॉजिस्ट। और अगर ब्रेस्ट की बात करें लेडीज़ में जो लंप, सो स्पेशली 40+ एज में जो लंप को कभी नज़रअंदाज न करे, और स्क्रीनिंग मैमोग्राफी करना भी एक आमतौर पे रिकमेंडेड स्क्रीनिंग अप्रोच है। और आर्म पिट में गिल्टिया हो रहा हो और नीचे जो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट जो बोलते हैं, जहाँ पे वाइट डिस्चार्ज बहुत लंबे समय तक जा रहा हो और ब्लीडिंग हो रही हो, स्पेशली मेनोपॉज अचीव करने के बाद, ये सारे सिम्टम्स को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और लंग कैंसर की बात करें, मोर देन 2 वीक्स ऑफ कॉफ जो ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी सबसाइड नहीं हो रहा है। सो ये रूटीन सिम्टम्स है। अगर हम गिनते जाए तो बहुत सारी चीज़ है जो आपको ऑन्कोलॉजिस्ट सारे समझा देंगे और आप अपने चैनल पे एक बार देख सकते हैं कौन कौन सी वार्निंग सिम्टम्स है, उसके हिसाब से आपको अपने ऑन्कोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर चंद्र गौड़ा, काफ़ी सारे लोग जिनसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मिलते हैं वो कहते हैं हम तो हर 6 महीने में या हर साल अपना फुल बॉडी चेकअप करवाते हैं, लेकिन बावजूद उसके मालूम चलता है कि ये बीमारी वो बीमारी। क्यों पहले से मालूम नहीं चल पाता? क्या कैंसर के केस में भी ऐसा होता है कि आप भले ही फुल बॉडी चेकअप करवाते हो लेकिन अचानक से आपको मालूम चल सकता है? बिल्कुल। कुछ कैंसर्स है जो हम इनको बोलते हैं इंटरवल कैंसर्स। जैसे आप 6 महीने में आप जांच करा रहे हो, उसी दौरान बीच में भी आ सकता है। जैसे हमारे पैंक्रियाटिक कैंसर हो, जो बहुत सारे जो फेमस शख्सियत है, जो मैं लेना नहीं चाहता नाम, तो उनको भी ऐसे स्टेज 4 पैंक्रियाटिक तो फिर भी अभी भी ड्रेडेड कैंसर मानी जाती है। ऐसे जो कैंसर है इंटरवल कैंसर, मतलब बीच में भी आ सकता है और अपने आप एंड स्टेज में पकड़ा जा सकता है।
तो हमें ये नहीं करना है कि हमें जो मकसद है जो हर 6 महीने या ये साल में जो जांच करने की, जो लेटेंट कैंसर्स है, जो कैंसर्स बहुत अर्ली स्टेज में पाया जा सकता है, तो क्योर कर सके, ये हमारी मकसद होगी। डॉक्टर चंद्र गौड़ा, आपको लगता है कि जब किसी परिवार को या किसी शख्स को मालूम चलता है कि वो कैंसर पीड़ित हो चुका है, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी उसे घेर चुकी है, उस वक्त उसे किन किन सावधानियों का पालन करना ही चाहिए, बजाय इसके कि वो ये समझ ले कि अब जिंदगी का अंत करीब है? पहले मरीज़ को पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर चलना बहुत बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत सारे मरीज़ों को मिलता हूँ जिनमें पॉजिटिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स लाइफ, उसका आउटकम में थोड़ा सा, मतलब जो ये बायास्ड हो लेकिन फिर भी मैंने देखा हो तो आउटकम बेटर होगा। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलना बहुत ही ज़रूरी ये है। आपका पर्सनल ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सो उस ज़रिए हमें भी एज एन ऑन्कोलॉजिस्ट वी आर द बेस्ट काउंसलर्स। आई नो देर आर साइकोलॉजिकल जो काउंसलिंग, उधर ट्रीटिंग डॉक्टर है वो काउंसिल करे कि आपकी बीमारी ये है, हमें इस दिशा में हम अप्रोच कर रहे हैं और इसमें ऐसे कर सकते हैं, इसका ड्यूरेशन ऐसा है। कुछ लोगों में हम साफ साफ बता सकते हैं, कुछ कैंसर्स डेफिनेटली हम सारे क्योर नहीं कर सकते, तो कुछ कैंसर्स में हमें साफ साफ बताना है कैसे पेशेंट की साइकोलॉजी है। उसे प्रॉब्ली शायद हम फर्स्ट टाइम में ना बताएं, सेकंड टाइम में, थर्ड टाइम में, अटेंडेंस को पहले बताएं एंड देन सेकंड एंड थर्ड में ये है हमारे पास, ये हमारे पास है, साइंस के हिसाब से ये टाइम है, आपको ये डिसाइड लेना है कि क्या क्या आपका आगे करना चाहोगे। ये सारी चीज़ें आप बताएंगे तो बहुत सारे साइकोलॉजिकली बेटर हो जाते हैं। अच्छा, कैंसर पीड़ित शख्स को कैसे लोगों से दूर रखना चाहिए? सवाल इसलिए क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि ऐसे मरीजों के पास आकर कुछ लोग कहते हैं अरे ये तो बहुत खतरनाक बीमारी है, इसमें तो जीने के सारे चांसेस पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं। मतलब आप सामने वाले को सहारा तो नहीं, लेकिन उसका सहारा, उसका डर जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं, सारा छीन लेते हैं। कैसे लोगों से बच कर रहे हैं? मैं ये इस माध्यम के ज़रिए मैं पब्लिक को यही बोलना चाहता हूँ, जो भी कैंसर से पीड़ित है वो किसी हार्मोन से नहीं, ऐसे कुछ शाप ऐसे कुछ नहीं होता। उनको आपके भी सपोर्ट की ज़रूरत है। आपको उनको मिसगाइड ना करे, उनको आपकी जस्ट बात, आपकी पैसे की ज़रूरत नहीं है उनकी। आप प्लीज़ आपको उनको पॉजिटिव थॉट्स फीड करते रहे ताकि वो एग्जिस्ट करे कि यस मैं ठीक हो सकता हूँ, मैं ठीक हो सकती हूँ। ये बहुत ज़रूरी है पब्लिक के हिसाब से। और उनको मिसगाइड ना करें, क्योंकि कैंसर कोई भी हो, सर्जिकल हो, मेडिकल हो, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हो, कम से कम सुपर स्पेशलिस्ट बनने में कम से कम 13 से 15 साल लगता है। सो इस कंटेक्स्ट में आजकल हम कैंसर में हर कैंसर की सुपर स्पेशलिस्ट बन रहे हैं, उसको हम बोलते हैं सब सुपर स्पेशलिटी। तो आप अल्टरनेटिव मेडिकेशंस को आपको कुछ नहीं पता उसके बारे में, ऑन्कोलॉजिस्ट बता पाएगा ये इसकी साइंस के हिसाब से ये इलाज है। तो नहीं, तो कुछ लोगों को मिसगाइड ना करें। मिसगाइड की इन द सेंस कि बाकी अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट में ऐसे मत फंसाए कि ये इसमें ठीक हो सकता है, क्या कि आप इसकी एक्सपर्ट नहीं हो। तो मिसगाइड ना करें, प्लीज़ गिव अ पॉजिटिव फीडबैक टुवर्ड्स योर लाइफ, कोई भी पीड़ित हो। ये डॉक्टर चंद्र गौड़ा, आपको लगता है कि कोई आपका ऐसा अनुभव जिसमें आपने सबसे आखिरी स्टेज देखी हो, लेकिन जो कैंसर पीड़ित है उसकी विल पावर ने, उसकी ज़िंदगी के जीने के जज्बे की ख्वाहिश ने उसे ठीक कर दिया हो, या फिर उसकी ज़िंदगी को लंबा कर दिया हो? ऐसे भी केसेस आपने देखे हैं? बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, ऐसे आते हैं। और मैं जस्ट किसी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि इट इज़ नॉट राइट। मैं जब 21 ईयर्स का एक जेंटलमैन था, इमरजेंसी में आए थे, उनकी एक हमारी जो टेस्टिकल से उनकी स्वेलिंग थी, वो जब भी आए थे इमरजेंसी में, वो पूरा पैर काम नहीं कर रहे थे क्योंकि वो स्पाइन में स्प्रेड हुआ था, लिवर में स्प्रेड हुआ था। सो उससे इनिशियली बिकॉज कंप्रेशन था स्पाइन का, उसको ऑपरेशन करके उसको डिकम्प्रेशन करा दिया ताकि, एंड देन जब बायोप्सी आया उसमें जर्म सेल ट्यूमर, टेस्टिकुलर ट्यूमर, जो हमारे एक फेमस शख्सियत भी उससे पीड़ित थे, वो ठीक हो गए। और मैंने बोला कि ये ठीक हो सकता है डिस्पाइट स्टेज 4 इन्फेक्शन, किडनी डिसफंक्शन हुआ हो। और सारे इलाज करते करते जो बेड रिडन था 2 साइकिल के बाद, 3 साइकिल के बाद, जब कीमोथेरेपी हम साइंस के हिसाब से जाएंगे, हम आपकी अकल भी लगाना पड़ेगा, कीमोथेरेपी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, उस आधार पे 4-5 महीने लग गए। अब वो शख्सियत चलता फिरता है और मेरे पे फेसबुक फ्रेंड है। और ये बहुत ही एक ऐसी पॉजिटिव स्टोरी है जो मेरे ख्याल से आज इस पॉडकास्ट के ज़रिए, आपके ज़रिए पहुंची है। डॉक्टर, क्योंकि बड़े तो फिर भी कहते हैं कि झेल लेते हैं, लेकिन बच्चों में
जब मालूम चलता है तो जाहिर सी बात है ये किसी परिवार के ऊपर एक पहाड़ टूटने जैसा होता है। तो क्या आपके पास इस तरह के भी केसेस आते हैं जहाँ पर छोटे बच्चों में भी कैंसर जो है वो डिटेक्ट किया जाता है? कैसे मुश्किल भरा ये सफ़र आप आसान कर पाते हैं उनके लिए? बच्चों में कैंसर्स डेफिनेटली बिकॉज साइकोलॉजिकली बहुत ही अफेक्टिंग है पेरेंट्स के लिए, सब फैमिली के लिए, क्योंकि इमोशंस जुड़े होते हैं बच्चों के, और बच्चों को पता भी नहीं चलता मुझे क्या हो रहा है। मैं एक और बताना चाहता हूँ, जो बच्चों में आम तौर पे बहुत सारे कैंसर्स ठीक होने वाले होते हैं और उनके टॉलरेंस जो कीमोथेरेपी की झेलने की क्षमता बहुत ही अच्छा होता है बड़ों से ज़्यादा, और हमें यही साइकोलॉजिकली काउंसलिंग करनी होगी। और हमारे यहाँ ऑन्कोलॉजी में बच्चों को ही स्पेशलिस्ट, उसको हम बोलते हैं पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट। सो जब भी मेरे पास आते हैं मैं उनको रेफ़र, क्योंकि मैं पूरा जस्टिस नहीं कर पाऊँगा, तो यहाँ जा रहे हैं हम ऑन्कोलॉजी में। सो पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट उनको स्पेशली मैनेज करेंगे। सर, सबसे ज़्यादा ख़तरनाक शरीर के किस हिस्से का कैंसर होता है जिसे ठीक होने में या फिर यूँ कहिए कि ठीक ना होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं? एक है ब्रेन ट्यूमर जो हम बोलते हैं ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म है, GBM और ग्लायोमास, हाई ग्रेड ग्लायोमास। इसमें अभी तक हमारा ज़्यादा इनोवेशंस नहीं हुए हैं। आजकल कुछ न कुछ थोड़ा हम उस डायरेक्शंस पे जा रहे हैं, फिर भी उतना ज़्यादा नहीं है। और सेकंड आता है हमारा पैंक्रियाटिक कैंसर्स, गाल ब्लैडर कैंसर्स, लिवर कैंसर्स। सो दिस इज़ फॉर एग्जांपल यही 4-5 से कैंसर्स है जो हमें अभी भी इनोवेशंस के ज़रिए उतना ज़्यादा एडवांसमेंट्स नहीं हुए हैं, जो लाइफ स्पैन हम बोलते हैं कि लिमिटेड है इन लोगों में। सर, क्योंकि ब्लड टेस्ट करवा कर, चाहे वो हर 6 महीने में कोई फैमिली करवा रही हो या हर साल कोई फैमिली अपना पूरे फैमिली का रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट यहाँ पर ले रही है, तो आपको लगता है कि जो फुल बॉडी चेकअप हर महीने या हर साल अब लोग करवाने लगे हैं, उनमें कुछ ऐसा टेस्ट भी हो सकता है जिससे पहले ही मालूम चल सके कि या कहीं कोई इस गंभीर बीमारी कैंसर से पीड़ित तो नहीं है? कोई ऐसा टेस्ट? यूजुअली ब्लड टेस्ट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि रूटीन ब्लड टेस्ट आपकी ऑर्गन फंक्शन के बारे में बताएंगे। और कैंसर, जहाँ तक बात आती है कैंसर्स की, वहाँ पे स्ट्रिंजेंट स्क्रीनिंग गाइडलाइंस है, जो मेल्स में हो फीमेल्स में हो, इसको फॉलो करना ज़रूरी है, क्योंकि वो स्क्रीनिंग गाइडलाइन उनमें हेल्प होगा जहाँ आपकी स्क्रीनिंग लेंथ, आप मान लीजिए डिटेक्ट करेंगे, वहाँ से स्टेज 3 या 4 पे पहुँचने में बहुत टाइम है, इसको लेटेंसी बोलते हैं हम। तो जिनकी लेटेंसी ज़्यादा है उनमें हम स्क्रीनिंग करते हैं। वो स्क्रीनिंग करने का मकसद है अर्ली स्टेज डिटेक्ट करो और उनको क्योर करो। तो वो जो रिकमेंडेड ऑप्शन है वही स्क्रीन करना है। रूटीनली हम सबको पेट CT स्कैन या CT स्कैन करवाना नहीं चाहिए। सर, एक रिपोर्ट हाल ही में आई जो काफ़ी वायरल भी हुई, जिसने लोगों को अंदर से डरा दिया। वो रिपोर्ट ये थी, जो एक रिपोर्ट सामने आई उसके मुताबिक जो लोग सालों से एक ही प्रेशर कुकर में खाना बना रहे हैं, उसमें खाना खाते खाते उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि कब वो गंभीर बीमारी भी उस प्रेशर कुकर के ज़रिए ले रहे हैं, क्योंकि जो उसके तत्व होते हैं वो धीरे धीरे करते करते उनके शरीर में आ रहे हैं। क्या ये सच है और कितना ज़्यादा ख़तरनाक है ये? साइंटिफिकली मैं ये कहूँ कि इसका जांच पड़ताल पूरा नहीं हुआ है, तो जब तक कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिलते मैं ये जिक्र नहीं करूँगा। लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि हमारी पहले की जो खान पीन की जो थी, अब जो हुई है, तो बहुत ही चेंज हुए हैं। जो हम ऑर्गेनिक खाते थे पहले फार्मर से, वहाँ से चेंज होते हुए कि पेस्टिसाइडल जो होंगे, डेफिनेटली ऐसे कि खान पीने से भी हमारे कैंसर रिस्क इंक्रीज्ड है। जहाँ स्ट्रेस हो, जहाँ जी रहे हो, जहाँ खा रहे हो, जहाँ आप सांस ले रहे हो, ये सारे फैक्टर्स है जो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है कैंसर को इंक्रीज करने में। आपसे ये भी जानना चाहेंगे सर, कौन से शरीर का ऐसा हिस्सा है जहाँ का कैंसर बहुत जल्द ठीक हो जाता है? 2-3 कैंसर से जो हम बिल्कुल ठीक कर सकते हैं और कीमोथेरेपी से पिघल जाते हैं। एक है जर्म सेल ट्यूमर्स। जर्म सेल मतलब जो टेस्टिस हो, ओवरिन कैंसर हो, वो बहुत ही कीमोसेंसिटिव डिसीज़ माना जाता है। सेकंड है लिम्फोमास। सो लिम्फोमास जो हमारी जो सोल्जर्स की ग्लैंड्स होते हैं उसमें बहुत सारे लिम्फोमास होंगे, तो हाई ग्रेड लिम्फोमास पिघल जाते हैं कीमोथेरेपी से। और बच्चों में ठीक हो जाता है, मतलब हाँ, ठीक होने की संभावना, आई कैनॉट, नोबडी कैन से 100%, बट ठीक होने की संभावना स्टेज और उसकी टाइप के हिसाब से दीजिए, मतलब मेजॉरिटी ऑफ देम विल बी ऑल राइट। हाँ, सो इसमें आजकल इनोवेशंस, ये हम लिक्विड मैलिग्नेंसीज बोलते हैं, सो ल्यूकीमियाज बच्चों में ये बिल्कुल ठीक हो जाता है।
और जहाँ तक सॉलिड मैलिग्नेंसी, जो सॉलिड ऑर्गन मैलिग्नेंसीज जो होते हैं, उसमें ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, कोलॉन कैंसर्स में बहुत सारे इनोवेशंस हो रहे हैं जो इवन स्टेज 4 होने के बावजूद भी हम लंबे समय तक उनको कंट्रोल करके रख सकते हैं। डॉक्टर चंद्रगौड़ा, आपको लगता है कि कैंसर से पीड़ित जो मरीज़ होता है उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बचाई जा सकती है, मतलब कि वो एक सामान्य ज़िंदगी अपनी जी सके? बिल्कुल। क्या ऐसा हो सकता है, मुमकिन है? बिल्कुल। आज मैं अभी जस्ट 2 महीने की पहले की इनोवेशंस की बात करूं, हाँ जी। उनमें जो एस्को प्रेजेंटेशंस तो बोलते हैं, एस्को हो जो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी कॉन्फ्रेंस होता है, हर साल होता है शिकागो में। उसमें ये देखा गया कि जो पेशेंट कीमोथेरेपी में चले जा रहे हैं, जो कोलॉन कैंसर में, अगर आप उनको रूटीन एक्सरसाइज इनकलकेट करें, वो बहुत ही छोटा भी नहीं है, बहुत ही मेजर भी नहीं है, तो डेफिनेटली मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज होते हैं। अगर आप उनको इनकलकेट करें तो उसमें जो सर्वाइवल, जो इंस्टिंक्ट है, सर्वाइवल कैपेसिटी, वो ज़्यादा हो जाता है कंपेयर टू नॉर्मल जो एक्सरसाइज नहीं करते। तो डेफिनेटली ये रूटीन एक्सरसाइज, इसका मतलब ये है कि आप अपनी आम जैसे नॉर्मल ज़िंदगी जीते हो वैसे जीना है, और साथ साथ एक्सरसाइज भी करना है कीमोथेरेपी चलते हुए भी। सर, एक कैंसर पीड़ित शख्स के आसपास का वातावरण कैसा होना चाहिए? उससे बातचीत करने का लहजा, तरीका कैसा होना चाहिए ताकि उसकी हिम्मत बंधी रहे? ये भी उसकी ज़िंदगी पर असर डालता है। ठीक है, दवाइयाँ अपना काम करती हैं, यकीनन करती हैं, लेकिन ये भी कितना ज़रूरी है? कैंसर मरीज़ को आमतौर पे जैसे आप पहले उनको ट्रीट करते थे वैसे ट्रीट करिए। फर्स्ट उनको लचारा ऐसे मच फील करने मत दीजिए, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। नहीं ये बेचारा ऐसे होगा, ऐसे, सो ये कभी भी बिल्कुल ऐसे मत करिए। जस्ट ट्रीट हिम लाइक अ नॉर्मल इंडिविजुअल। ये एज अ पब्लिक आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और बाकी उनको ओवर प्रोटेक्शन ऐसे भी नहीं करिए। सो अंडर प्रोटेक्शन, ओवर प्रोटेक्शन, ये दोनों नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी बात सर आपने कही है, अंडर प्रोटेक्शन और ओवर प्रोटेक्शन, ये दोनों ही खतरनाक है। बिल्कुल बिल्कुल। यू ट्रीट हिम लाइक अ नॉर्मल पर्सन। जो जैसे आपको पहले फ्रेंडशिप थे वैसे ही आप आमतौर पे बिहेव करेंगे, वो उनको कॉन्फिडेंस दिलाएगा, ये मैं नॉर्मल हूँ और नॉर्मल हो सकता हूँ। मैंने बहुत सारे ऐसे परिवारों को देखा है जब उन्हें मालूम चलता है कि घर का कोई सदस्य कैंसर से पीड़ित है, तो वो आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, एलोपैथी सब में टूट पड़ते हैं, सब में जा पड़ते हैं, क्योंकि उम्मीद ये जगती है कि शायद कहीं से ज़िंदगी बच सके, और हर कोई अपने अपने हिसाब से रास्ते दिखाता है। आप क्या कहेंगे, कहाँ जाएं? मैं आपको सच्चाई बताऊँ, पहले आप एलोपैथी ऑन्कोलॉजी को कंसल्ट करें, और वो आपको समझाएंगे ये हमारे पास फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, ये हमारा परसेंटेज ऑफ सक्सेस है। फॉर एग्जांपल जर्म सेल ट्यूमर, लिम्फोमा, ये मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा जाके अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ मेडिकेशन लें। मैं डेफिनेटली बिलीव करता हूँ इंटीग्रेटेड मेडिसिन में, जहाँ से अच्छा होता है आप इंटीग्रेट करो, उसको इनकलकेट करो। बट जहाँ पे क्यूरेबल कैंसर्स है, प्लीज़ वहाँ पे आप अल्टरनेटिव मेडिकेशन मत जाओ। मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर 3 साल पहले स्टेज 1 था, उसके बाद 3 साल के बाद आए स्टेज 4 मेरे पास। क्यों? कुछ अलग अल्टरनेटिव मेडिकेशंस पे ट्राई कर रहे जा रहे थे। जो मैं इसमें ब्लेम डॉक्टर को भी करूँगा और अटेंडेंट को भी करूँगा। तो क्योंकि हम इस बीमारी में सिर्फ सर्जरी, उसके बाद प्लस माइनस कीमोथेरेपी से ठीक कर सकते थे। तो आप अच्छा सर, मैं कुछ निजी सवाल भी आपसे पूछना चाहूँगी। हालांकि आप लंबे वक्त से अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, आपने लोगों को नई ज़िंदगी यहाँ पर दी है, और जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा कि आप भगवान का ही रूप माने जाते हैं। कभी कोई ऐसा मामला, कभी कोई ऐसा केस जिसने आपको अंदर से खुद झकझोर कर रख दिया और आपको लगा कि ये नहीं होना चाहिए? कभी कभार हमारे भी दिल है, तो वी डेफिनेटली गेट इमोशनल। सो मैं बहुत सारे इंटरनेशनल पेशेंट्स को भी ट्रीट करता हूँ, देश बाहर से, चाहे CS हो, अफ्रीका हो, फिजी हो, सम पार्ट ऑफ यूरोप। सो मैं वहाँ से भी पेशेंट्स को ट्रीट करता हूँ। अभी हालांकि मैं म्यांमार गया था, जो पेशेंट्स मैंने उनको भेज दिया वापस, अब कुछ नहीं कर सकते, लीवर की कैंसर है, अब आगे कुछ नहीं हो सकता, वापस वहीं पे चले जाओ। और जब मैं म्यांमार गया, उनको पता चल गया मैं आ रहा हूँ, वो हॉस्पिटल में एडमिटेड थे, तो उनकी लाश थी, मैं उनके जाके देखो। तो ये चीज़ें ये मुझे टच भावनात्मक तौर से आपको क्या वाकई रुलाती है? मतलब कोई ऐसा कोना जहाँ पर, क्योंकि डॉक्टर को समझा जाता है तो बहुत सख्त है, ये तो बता देंगे कि अब इस दुनिया में रहे हैं नहीं रहे, उनके लिए आसान होगा कि भाई आपके पास 6 महीने की ज़िंदगी है या साल भर की। क्या आसान होता है वाकई? बिल्कुल आसान नहीं है। उनके घर रूम में गया, जो वो इतना सिक थे, ही स्माइल्ड, उनकी स्माइल देखने लायक थी। सो इवन आई कुड स्माइल, आई केम आउट, देन डेफिनेटली आई कुड नॉट कंट्रोल माय टीयर्स। सो डेफिनेटली ये होते हैं,
और वी आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, वी आर डेफिनेटली टच्ड। समटाइम्स हम कहते हैं कि काश भगवान ने और पावर दे दिया होता हमें। पर सच ये है कि आप लोगों के पास ही वो सुपर पावर है जिसके चलते इतनी जिंदगियां बच गई। और क्या कोई ऐसा केस जहां पर आपको लगा हो कि अब बच नहीं सकते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट ऐसा रहा कि एक नई ज़िंदगी मिली, उस परिवार का कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहें? सो एक मैंने जैसे फेसबुक फ्रेंड के ज़रिए बताया था, ये एक ही है। और हालांकि अभी भी एक और पेशेंट था जिनकी जॉन्डिस बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ था, ये भी इंटरनेशनल पेशेंट थी, 20 के ऊपर था। तो उनका भी हम समझ रहे थे कि वापस भेज दें, बट हमारे इंटरवेंशन जो टीम थी, लीवर की टीम, उन्होंने जॉन्डिस को पहले कम कराया, उसके बाद हम कीमो और इम्यूनोथेरेपी दिए। अब शख्सियत चौथी साइकिल लेके आ रहा, अब बिल्कुल जॉन्डिस बेटर है। वो अराउंड 40-42 ईयर्स का कहीं पे CEO है और ही इज़ डूइंग रियली वेल। तो ये चीज़ें आपको हाँ। शायद इस बात की भी खुशी देती होगी कि वो पावर आपके पास है जहाँ पर आप ट्रीटमेंट करते हैं और मतलब लोगों को एक नई ज़िंदगी यहाँ पर मिलती है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है अगर जैसे पेशेंट्स ऐसे ठीक हो जाए और बेटर हो जाए, एटलीस्ट हम हमारे क्वालिटी दर्शकों को आप कोई ऐसे 3 टिप्स देना चाहेंगे जिसमें वो कैंसर की चपेट में आने से बच सके, या फिर ये मुमकिन ही नहीं? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिवेंशन बहुत बहुत ज़रूरी है। जो हैबिट्स है, हमारे पर्सनल हैबिट्स है, उसको बहुत ध्यान रखना है। जैसे स्मोकिंग है, स्मोकिंग और च्यूइंग टोबैको, डेफिनेटली बिग नो टू इट। ऐसे नहीं धीरे धीरे करना, सब कुछ स्टॉप करना है इसको। और दूसरी चीज़ जो हमारी जो डाइट है, डाइटरी हैबिट्स को हमें सही डाइटरी हैबिट्स इनकलकेट करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी एक्सरसाइज, ये जो आमतौर पे सारे डिसीज़ में काम आता है, कैंसर में भी सेम है। इसके बाद अगर पेशेंट किसी में कैंसर डायग्नोस हुआ हो, वो घबराए ना, तुरंत आके जल्दी से जांच पड़ताल कराए, ऑन्कोलॉजिस्ट पे जाए और उसके सारे एडवाइस सुने। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू। प्लीज़ आप इनको प्लीज़ ट्रीट देम एज अ नॉर्मल इंडिविजुअल, जैसे वो आपके भाई या कोई रिलेटिव या फ्रेंड थे, ऐसे ही ट्रीट करें, या ओवर अंडर ट्रीट मत करें। बस आखिरी सवाल आपसे यही है सर कि जो कैंसर से पीड़ित हैं उनके लिए आप क्या मैसेज यहाँ से देना चाहेंगे, क्योंकि आपने कई ज़िंदगियों को बचाया है, मतलब अनगिनत ज़िंदगियों को बचाया है, लेकिन वो भी इसी उम्मीद में आपकी तरफ देख रहे हैं। क्या उनके लिए एक मंत्र आप ज़िंदगी का देना चाहेंगे? कोई भी कैंसर पीड़ित हो, सारे कैंसर एक जैसे नहीं होता। कैंसर वर्ड सुनते ही घबराई ना। प्लीज़ आप अपने को पहले पॉजिटिव एटीट्यूड में लेके आए, और सारे ऑन्कोलॉजिस्ट के जो भी आपको बोलेंगे प्लीज़ उनको फॉलो करें, ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यू करें, वो आपके डिसीजन ऑन्कोलॉजिस्ट को छोड़े, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पॉडकास्ट विद सबीना में हमारे साथ डॉक्टर चंद्र गौड़ा, जिन्होंने इतनी सारी बातें आज बताई। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए, अपना वक्त निकाल कर आने के लिए और ये बताने के लिए कि कैंसर से डरना नहीं है, लड़ना है। धन्यवाद। थैंक यू।